वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से टेस्ट 01। इस टेस्ट के हम यहाँ पर सॉल्यूशंस और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स हमने ऐसे क्यों लिखे हैं और किस तरह एग्जाम के अंदर उनको राइट करना है या लिखना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिल सके। इस टेस्ट का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए पीडीएफ फॉर्म के अंदर या फिर टेस्ट चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि है mparmanu.physics.blogspot.com। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो इस टेस्ट का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। कोई करंट कैरिंग लूप है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप के अंदर मान लो मैग्नेटिक जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर है तो हम राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए कर्वेचर कुछ ऐसे घुमाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड होगा। तो ये इस अगर ये जो कोयल है हमारी ये प्लेन के अंदर रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ऐसे की ऊपर की तरफ, और ऐसे क्लोज लूप बना लेगा, ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और यहाँ पर क्लोज लूप बनेंगी। क्लोज लूप ये भी है लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ी रेडियस की इसलिए हम यहाँ पर दिखा नहीं पाते इनको। तो सारे के सारे जो लूप हैं वो क्लोज लूप होंगी, जबकि एन और एस है, एन से वो बाहर निकलेगा और एस से वो अंदर जाएगा। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन वन टेस्ला यूजिंग द एक्सप्रेशन for the magnetic force acting on a particle of charge q moving with velocity v in magnetic field b। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि F इजकल टू क्यू वी बी होता है, B की जो वैल्यू है F बाई क्यू वी। अगर मैं 1 टेस्ला निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड तो मैं F की वैल्यू 1 करता हूँ, Q की वैल्यू 1 करता हूँ और V की वैल्यू 1 न्यूटन, 1 कूलम, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी 1 टेस्ला इज डिफाइंड एज द फील्ड विच प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन when a charge of 1 coulomb moves perpendicularly in the region of magnetic field B with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड। कि द अमाउंट ऑफ फोर्स होगी 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन फोर्स हो किसी 1 कूलम चार्ज पर जब वो परपेंडिकुलर घुसता हो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, जैसे कि यहाँ डायग्राम में है। Two identical circular loops P and Q are separated by 2r distance. Each of radius r having carrying equal currents are kept in a parallel plane. ये parallel planes के अंदर रखे हुए हैं। Having a common axis इनके अंदर से पास थ्रू होती है और O कोई पॉइंट है। The direction of current in P, इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है अगर Q से देखते हैं, और इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो दोनों के अंदर P एंड क्लॉकवाइज एंड Q इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज है अगर यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से देखते हैं तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। तो वहाँ पर पूछा गया है जो कि O पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम लूप P एंड Q, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर है यहाँ से यहाँ तक का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो टू कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द बोथ कॉइल्स विद डायरेक्शन। अगर हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है, इस O पॉइंट के लिए मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, उनका फिर मैं वेक्टर सम कर देता हूँ। मान लो कुछ इस तरह आता है तो ये वेक्टर सम, तो कुछ इस तरह हो या इस तरह हो तो उनका वेक्टर सम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस कोयल के लिए O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इस कोयल के अंदर यहाँ पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट हैंड रूल से अगर मैं क्लॉकवाइज की बात करूँ तो ये इस तरफ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा।
अगर ये कोयल परपेंडिकुलरली यहाँ पर खड़ी है इस तरह, और इसके अंदर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, ऐसे ऐसे, तो ये थंब इधर पॉइंट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरफ ओ पॉइंट पर। ठीक है, अब बात करते हैं इस क्यू कोयल के लिए। इस क्यू कोयल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखने पर क्या है, यहाँ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो मेरे को क्लॉकवाइज ही दिखाई देगा, इधर से अगर मैं देखता हूँ तो क्या है, इसकी तरह ही करंट है सेम, अगर यहाँ से देखा जाए तो इस वजह से क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कर्वेचर के हिसाब से दोबारा इस तरफ होगी, यानी कि यहाँ। तो अब ये हमारा जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह बन गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो क्या होगा, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 प्लस B2 होगा, और B1 B2 के बराबर है। तो यहाँ पर B जो होगा मैग्नेटिक फील्ड वो ट्वाइस ऑफ B1 होगा, और जो B1 की वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 4 पाई, फॉर्मूला ये होता है सर्कुलर कोयल के लिए, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू ट्वाइस करके लिख सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। फॉर अगर यहाँ पर इन्होंने x जो है ये डिस्टेंस है वो r ही दे रखा है, तो और रेडियस r ही है, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पर हम उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर लूप, use Barbet-Savart law to deduce an expression for the magnetic field at its center due to the current I passing through it। इसके अंदर से जो करंट है वो पास होगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कोई वायर है, उस वायर को इस तरह किसी भी एक सर्कुलर लूप के अंदर बेंड कर दिया गया है, ये पार्ट स्ट्रेट है, तो इसके अंदर करंट कुछ इस तरह है। तो व्हेन a straight wire is bent into a semicircular loop, there are two parts, one is circular part यानी कि सेमी सर्कुलर पार्ट, और वन इज स्ट्रेट पार्ट। और स्ट्रेट पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो जीरो होगा, क्योंकि इस लाइन पर जो भी फील्ड होगा वो डीएल भी इसी तरफ, आर भी इसी तरफ, साइन जीरो जीरो, आई डी एल यानी कि बी नोट जो है वो जीरो होगा। इसलिए इस पॉइंट पर इस स्ट्रेट वायर की वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा। अगर इसकी लेंथ एल है तो इसके सर्कमफ्रेंस होगा पाई आर, लेंथ एल है वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो वो होगा एल इजकल टू पाई आर, आर की जो वैल्यू होगी वो होगी एल बाई ए। अगर मैं इस पर कोई स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल लेट कर लेता हूँ और आई डी एल की करंट की वैल्यू इस तरफ है, करंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो आई डी एल इस तरफ होगा, और आर के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो जो डी बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर रेडियस हो गया, तो ये 1 हो गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर बच गया। अगर इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ डी बी का तो मिलता है टोटल बी, और इंटीग्रेशन के बाद मिलता है डी एल की अगर इंटीग्रेशन करूँ तो ये पूरा पाई आर की वैल्यू मिलेगी। अगर पाई आर की जगह पर मैं लिख सकता हूँ एल, और अगर एल की जगह पर पाई आर रखता हूँ तो आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, म्यू नॉट ओवर 4 आई बाई आर बचेगा। अगर मैं आर की जगह पर रखता हूँ एल बाई पाई तो वैल्यू मिलती है बी इजक्वल टू म्यू नॉट ओवर एल आई पाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टेट बायवर्ट-सावर्ट लॉ, ए करंट आई फ्लोज इन ए कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस पेपर के जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह, जैसे ये ऐसे ये रखा हुआ है, ऐसे इस तरह कोई कंडक्टर रखा है, उस कंडक्टर के अंदर करंट है आई, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट dl एट पॉइंट p। पॉइंट p पर इस कंडक्टर के अंदर कोई स्मॉल एलिमेंट dl है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, और वो r डिस्टेंस अवे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायवर्ट-सावर्ट लॉ की, तो वो होता है डी बी इजकल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। कोई भी ऐसे स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ पी पॉइंट पर तो वो होता है इसके बराबर। यहाँ पर डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के, डी बी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है डी एल के, डी बी जो है प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, और डी बी जो है
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। इन सब को मिलाकर मिलता है हमें ये रिजल्ट, जो कि बायवर्ट-शैवर्ट लॉ की डेफिनेशन है। और उसकी जो हमेशा डायरेक्शन है वो हम देते हैं, अगर डीएल कोई करंट एलिमेंट इस तरह है, आर इस तरफ है, तो हम अगर राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए डीएल से आर की तरफ जाते हैं, तो जो थंब पॉइंट करता है वही डायरेक्शन होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं इस केस के अंदर। तो इस केस के अंदर यहाँ पर पूछा गया है हमारे से कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अगर मैं इस तरह यहाँ कोई परपेंडिकुलर रखता हूँ इस तरह इसके सरफेस के ऊपर, तो ये यहाँ मैंने यहाँ रख दिया इसको इस फिगर के अंदर, ये ऐसे वर्टिकल खड़ा हुआ है। अब जो पॉइंट P है वो यहाँ है, इस पॉइंट पर है P, इसमें करंट ऊपर की तरफ है। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ होने की वजह से क्या होगा, जैसे ही डीएल में लेट करता हूँ इस पर, इस लेंथ पर कहीं भी, तो करंट की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन यही होगी। अब मैं बात करता हूँ आर की, आर हमारा ये होगा, और आर से अगर मैं डीएल की तरफ जाता हूँ तो ये कुछ इस तरह जा सकता हूँ मैं, ऐसे ऐसे हाथ किया और ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ की तरफ जो थंब होगा मेरा वो पॉइंट करेगा अंदर की तरफ। तो वो जो थंब होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। तो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डायरेक्शंस हमें दी हुई हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं। अगर ये जेड डायरेक्शन है और ये पी है, ये वाई है, ये एक्स है। जेड डायरेक्शन में अगर हमारा करंट एलिमेंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, इनवर्ड टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू वाई एक्सिस हमारा आंसर होगा। यही अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस तरह। अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह होगा, इसके यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये जो प्लेन बनेगा ना, इस प्लेन के अंदर की तरफ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जो हमारा क्वेश्चन है, एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एल इज प्लेस्ड at origin as shown in the figure and carries a current I is equal to 2 ampere. Find out the magnitude of the field at point P on y axis at a distance of 1 meter due to the element delta x, that is w centimeter. Also give direction of that magnetic field produced. तो ये यहाँ पर अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट पे यहाँ इन्होंने डेल्टा एल लेंथ का एक कंडक्टर रखा हुआ है, इसमें करंट कुछ इस तरफ है आई डायरेक्शन में, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी है इन्होंने, और पी जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यूजिंग बायवर्ट-शैवर्ट लॉ वी नो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर इंटू आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं इसको वेक्टर से वेक्टर काट देता हूँ, ऊपर सिर्फ रहती है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कटता तो ऊपर रहती है डायरेक्शन। तो आई डी एल आर यूनिट वेक्टर कैप ओवर आर स्क्वायर, आई डी एल की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू डब्ल्यू आई कैप। जो हमारा करंट है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, आई की डायरेक्शन में है। ये हमारा छोटा सा वो डेल्टा एल लेंथ का कंडक्टर है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। करंट जो है वो 2 एम्पियर है, तो 2 इंटू ओमेगा, यहाँ डब्ल्यू जो है वो वैल्यू दे रखी है इसकी डी एल की। तो आई डी एल की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू ओमेगा आई कैप होगी। डी बी म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2, अगर मैं करंट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो मिलती है, आई डी एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मिलती है ओमेगा आई कैप क्रॉस, यहाँ पर आर कैप की जो वैल्यू है वो होगी जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमने निकालना है। आर की जो ये इस तरह आई डी एल इंटू आर अगर हम करेंगे तो वो होगा जे डायरेक्शन में। आई क्रॉस जे हमेशा के होता है, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 डब्ल्यू के कैप, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पर, पी पॉइंट पर, वो भी जेड एक्सिस के पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। अगर ये जेड है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ही होगा हमेशा जो ये प्लेन होगा डेल्टा आई डी एल का और आर का,
जो प्लेन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा पॉजिटिव जेड एक्सिस में। सेवंथ हमारा क्वेश्चन है, टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स 1 and 2 कैरिंग इक्वल करंट्स I आर प्लेस्ड वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, वर्टिकली है यहाँ पर, with their geometrical axis perpendicular to each as shown in the figure. Find the magnitude and the direction of net magnetic field at point O. इनकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है इसके, और ये कुछ इस तरह खड़ी है दोनों, कुछ इस तरह, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इस तरह। तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट ओ पॉइंट पर यहाँ पर, वो इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है सर्कुलर कोयल के लिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो इस फॉर्मूले से अगर यहाँ बी की वैल्यू निकालता हूँ तो मैं इसके लिए, यानी कि यहाँ अगर जो करंट है वो इस तरफ है और यहाँ जो करंट है वो इस तरफ है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लगाकर करंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूँ तो वो कुछ इस तरफ मिलेगी, यानी कि यहाँ पर इस तरफ होगी B1 और इसकी तरफ बात करता हूँ तो इसकी होगी इस तरफ, यानी कि B2। तो B1 इस तरफ होगा, B2 इस तरफ होगा, और B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, वो दिया जाएगा इस फॉर्मूले से। तो इसको अगर मैं B का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो होगा √B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इसको मैं अगर सोल्व करूँगा ये वैल्यू पुट करके तो मिलता है B इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 √2IA स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। तो इस तरह हम सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एट्थ जो हमारा क्वेश्चन है, राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग आर्क हैविंग एंगल अल्फा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एल। तो इस तरह हमारी कोई आर्क है, ये अल्फा एंगल है, ये आर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर अल्फा। ये कैसे आया है, अगर हम इस एल को, क्योंकि हमारे पास होता है फॉर्मूला बी इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर डी एल। अब डी एल है यहाँ पर एल, और एल को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अल्फा इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि आर स्क्वायर होता है। तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई आर स्क्वायर इंटू अल्फा आर, अल्फा से अल्फा कट, आर से आर कट गया, अल्फा आर बच गया नीचे। तो ये फॉर्मूला हमारा बचता है कुछ इस तरह। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करते रहें हमारा चैनल इसी तरह के टेस्ट के लिए।